चलिए जी, गुड मॉर्निंग। आज लो का सेल ऑफ गुड्स का यूनिट नंबर 3 खत्म करना है हमने। यूनिट नंबर 3 हमारा स्टार्ट हुआ था पिछली क्लास में, जो था मेनली ओनरशिप और डिलीवरी के लिए। तो ओनरशिप हमारा हो गया था, डिलीवरी आज होनी है। ठीक है जी। ओनरशिप में मेन पॉइंट क्या था? रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। जो ओनर होगा वही उसका रिस्क बियर करेगा। मेनली हम कब देखते हैं कि गुड्स कब ट्रांसफर हो जाती हैं, दूसरा बंदा कब ओनर बन जाता है? जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी को आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। जैसे ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी पास कर दी, तो सामने वाला बंदा उसका मतलब ओनर बन जाएगा, तो रिस्क उसी का होगा। पासिंग द प्रॉपर्टी में सेक्शन 18 से 26 हमने देखे थे कि जब प्रॉपर्टी पास करते हो तो मेनली हमें दो रूल्स या फैक्टर देखने पड़ते थे। क्या? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स देखना पड़ता है कि अगर गुड्स असर्टेन है तो उसी टाइम पे ओनर बन जाएगा। जब गुड्स अनअसर्टेन है तो जैसे गुड्स सर्टेन होंगी उस टाइम पे। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए पासिंग द प्रॉपर्टी में। इंटेंशन कैसे डिसाइड होती है? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज में और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज क्या होती है कि अगर दोनों पार्टीज आपस में इंटरेस्टेड हैं, टर्म्स क्लियर हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। कंडक्ट करने का मतलब है एक ने बेच दिया, दूसरे ने खरीद लिया, तो इसी को मानते हैं कि ये मेरा डिलीवरी का, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का सेकंड फैक्टर था। फिर हमने देखे थे कुछ रूल्स टोटल 4 पैराग्राफ को मिला के थे, 4 पॉइंट्स को मिला के थे। असर्टेन गुड्स के लिए प्रॉपर्टी कब पास होती है, अनअसर्टेन के लिए प्रॉपर्टी कब पास होती है, तीसरा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए और राइट टू डिस्पोजल के लिए। जो पहला असर्टेन गुड्स था, याद है उसमें टोटल 3 स्टेजेस थी। गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेज में है, ठीक है, गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो कब पास की गई मानी जाएंगी? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। दूसरा, अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो पहले उसको डिलीवरेबल स्टेट में बनाओगे फिर ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा था डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन प्राइस डिसाइड करना है, तो जैसे प्राइस डिसाइड हो जाएगा तभी आप उसको कर सकते हो। अनसर्टेन में पहला था डिस्क्रिप्शन और एप्रोप्रिएशन को लेके, जैसे बताया वैसे वाली गुड्स भेजनी है। एप्रोप्रिएशन मतलब उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है रीजनेबल। इसके लिए हमने देखा था कि एप्रोप्रिएशन के एसेंशियल कैसे चेक करते हो। कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए गुड्स, अनकंडीशनल होना चाहिए। जो एप्रोप्रिएशन है वो विद असेंट ऑफ बायर और सेलर दोनों होना चाहिए। असेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। अगर कैरियर वाले को दे रहे हो तो जैसे आपने कैरियर वाले को दिया तो हम मानेंगे हमने बायर को दे दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप लोगों के पास वो है कि जैसे बिल ऑफ लैंडिंग या कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो सामने वाली पार्टी के पास पहुंच जाना चाहिए। अप्रूवल बेसिस पे कब पास मानी जाएंगी? 3 कंडीशन में। सबसे पहला, या तो वो अपनी अप्रूवल दे दे एक्सेप्टेंस की, या फिर कुछ ऐसा एक्ट कर जाए जिससे मानेंगे कि उसने अप्रूव कर लिया। दूसरे नंबर पे या तो वो बताए, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे विद इन रीजनेबल टाइम। अगर रीजनेबल टाइम में नहीं किया तो हम मान लेंगे हमने तुझे पास कर दिया। कोई रीजनेबल टाइम फिक्स नहीं है तो एक मतलब अगर फिक्स टाइम, एक्सपायरेशन का टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में मानेंगे। तीसरा, इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस रिलेटेड कुछ आप कर लेते हो तब भी हम मानेंगे कि पार्टी ने मतलब वो एक्सेप्ट कर ली। और उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ राइट था। रिजर्वेशन ऑफ राइट में मेनली क्या था? सेलर के पास राइट होना चाहिए सामान को बेचने का। तो सेलर के पास जब खुद के पास टाइटल नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो सेलर के पास राइट रिजर्व होता है डिलीवरी करने का या पास करने का। अब आगे आ रहे हैं टॉपिक नंबर 3.2, रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? इनिशियली, स्टार्टिंग में, मतलब फेस पे ही दिख रहा है, चेहरे पे ही दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमा फेसी। जैसे ही प्रॉपर्टी पास हो गई तो प्राइमा फेसी क्या दिख रहा है? प्राइमा फेसी मतलब सामने से जैसे प्रॉपर्टी पास हुई मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा रिस्क भी शिफ्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन ट्रांसफर टू बायर। जब तक बायर को नहीं भेजते तो सेलर का रिस्क है, बायर को भेज दी तो बायर का रिस्क है। पॉइंट नंबर 2 सिमिलर है फिर से। सेक्शन 26 क्या बताता है? कह रहे सेक्शन 26 लेज डाउन द एक्सेप्शन टू द रूल दैट रिस्क फॉलो द ओनरशिप। नॉर्मली तो देखो जिसके पास ओनरशिप है उसका रिस्क है, लेकिन इसकी क्या है ये एक्सेप्शंस। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जैसे ये टॉपिक चल रहा है कि लो सेक्शन 26 ये बोल रहा है, जैसे ही आया हाउएवर, हाउएवर का मतलब है ऊपर वाले से रिवर्स होने वाला है, पलटी मारने वाला है। तो हाउएवर का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। कह रहे हैं रिस्क फॉलो द ओनरशिप तो होता है लेकिन एक्सेप्शन है। इट प्रोवाइड्स दैट वेयर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैव बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर। डिलीवरी लेट हो गई है चाहे बायर की गलती से चाहे सेलर की गलती से,
गुड्स एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट। तो जिसकी गलती से डिलीवरी डिले हुई है, उसी गलती, जिस इंसान की गलती हुई है, दो बंदों की गलती हो सकती है, या सेलर की या बायर की, तो जिसकी गलती है रिस्क उसी के साथ होएगा। हमने बोला था, देखो दुकानदार ने सामान बेचा, वो कहता चलो जी मैं टेम्पो वाला कर रहा हूं, आपको सामान भिजवा दूंगा। अब टेम्पो वाला उसने किया नहीं, सामान डैमेज हो गया, चाहे आप लोगों ने ओनरशिप दे दी, प्रॉपर्टी पास कर दी, लेकिन सेलर ने खुद बोला था चीख चीख के कि मैं टेम्पो वाला करके दूंगा। टेम्पो वाला अगर अब आपने नहीं किया तो रिस्क किसका होगा? सेलर का। इवन दो चाहे रिस्क हो चाहे ना हो, गुड्स डैमेज हुई है चाहे नहीं हुई, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है कि नहीं, टाइटल ट्रांसफर कर दिया है कि नहीं, यहां पे कोई मतलब नहीं है। ध्यान से पढ़ो। वेयर द डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज बीन डिलेड, सेकंड लाइन दोबारा से पढ़ रहा हूं, अगर डिलीवरी डिले हुई है थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर या सेलर, किसी की भी फॉल्ट से, गुड्स आर एट द रिस्क, रिस्क किसका माना जाएगा? पार्टी इन डिफॉल्ट का। एनी लॉस विच माइट नॉट हैव बीन अकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट, कह रहे हैं चाहे बाद में हम देख रहे हैं कि लॉस नहीं भी हुआ, सब कुछ सही है, वो कह रहे हैं वो कोई इशू नहीं है, अगर लॉस हो जाता तो रिस्क किसका रहता? ओनर का नहीं, जिसकी गलती है उसकी। ओनर हो सकता है सेलर हो, ओनर हो सकता है बायर हो। सर सिंपल सी बात क्या है, इधर देखो, यहां पे सेलर के पास है सामान, पासिंग हो गई तो बायर के पास है, जब तक पास नहीं हुआ तो रिस्क किसका है? सेलर का। जैसे ही पास हो गया, जैसे ही सामान पास हो गया, रिस्क किसका है? बायर का। ये तो जनरल रूल है। फिर कह रहे हैं इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? यहां की एक्सेप्शन का मतलब है अगर यहां पे डिलीवरी डिले हो गई, फिर नहीं हम देखेंगे सामान का ओनर सेलर है या बायर है, डिले हुई है डिलीवरी, तो जो डिफॉल्ट पार्टी है रिस्क उसका होगा। मतलब बायर ओनर बन चुका है, लेकिन बायर की गलती नहीं थी, डिलीवरी डिले होने की वजह से सेलर की थी, तो चाहे सेलर उस टाइम पे ओनर नहीं है, फिर भी रिस्क को कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। दस इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस रिस्क इज बोर्न बाय द बायर ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी इज पास ओवर टू हिम। However, party may, by special agreement, stipulate that risk will pass sometime after or before the property has been passed। यार ये तो बिल्कुल स्पेशल एग्रीमेंट बना दिया ना। कहते नॉर्मली क्या होगा, जैसे हमने बायर को भेज दिया सामान तो रिस्क किसका है? बायर का। लेकिन कभी कभी हम स्पेशल एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो तो हमने स्पेसिफिकली बोल दिया भाई ये टर्म्स कंडीशन है, तो उस केस में रिस्क विल पास समटाइम आफ्टर और बिफोर द प्रॉपर्टी हैज बीन पास्ड। हम वो नहीं देखेंगे प्रॉपर्टी कब पास हुई कब नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेशल एग्रीमेंट बन गया भाई, तो ये भी काइंड ऑफ एक आपकी एक्सेप्शन हो गई। फिर से जर्नल बात करते हैं। जर्नल बात क्या है? जब तक सेलर के पास प्रॉपर्टी है रिस्क उसका, पास हो गई तो बायर का। फिर एक्सेप्शन नंबर 1, डिले हुई, तो डिले के केस में ओनरशिप नहीं देखेंगे। बोलो डिले के केस में क्या देखेंगे? जिसका डिफॉल्ट हुआ है। एक्सेप्शन नंबर 2, स्पेशल एग्रीमेंट बन गया है, तो स्पेशल एग्रीमेंट के हिसाब से हम गुड्स पास ऑन पहले या बाद में, डिले या अर्लियर कर सकते हैं, तो वो वहां पे हम सेलर बायर की ओनरशिप नहीं देखेंगे। तो रिस्क प्राइमा फेसी, ये दोबारा से रिपीट है, पढ़ लेना, ठीक है जी। तो दोबारा से फिर से देखो, आगे आगे रिपीटेशन दी हुई है। सेलर का रिस्क, ठीक है। एग्जांपल, ए बिड्स फॉर एन एंटीक पेंटिंग एट सेल बाय ऑक्शन। ए ने बोली लगाई, बिड्स का मतलब समझते हो? बिड लगाना, बोली लगाना पेंटिंग की। आफ्टर द बिड, व्हेन द ऑक्शनियर स्टक हिज हैमर टू सिग्निफाई द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड, जब वो हथौड़ा मारने लगता है, 1 2 3 चलो जी सामान आपका हुआ, ही हिट द एंटीक विच गेट्स डैमेज, उसने सीधा एंटीक को ही मार दिया, ठा, तो लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर। देखो बोली लग रही है, जब मैंने बोली लगा ली, फर्स्ट इमोशंस कहते हैं आपने बोली लगा दी, अब तो सामान आपका हुआ ना। अरे भाई सामान दे भी तो सही। तो जब सामान दिया ही नहीं, बोली लगाते लगाते ही साथ के साथ ही डैमेज हो गया, तो बायर तक अभी प्रॉपर्टी पास नहीं हुई थी, तो इसलिए किसको बियर करना पड़ेगा? सेलर को। रीजन देखो, रीजन जो पेपर में लिख के आना, बिकॉज ओनरशिप हैज नॉट येट पास्ड। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल है, बड़ी आम बात है। अफोरसेड रूल 2 क्वालिफिकेशन की बात करता है, जो ऊपर रूल पढ़ के आए हैं। क्या टॉपिक चल रहा है, बिना देखे बता सकते हो? रिस्क चल रहा है, रिस्क पासिस द प्रॉपर्टी के साथ चलता है ना रिस्क। तो इफ द डिलीवरी हैज बीन डिफॉल्ट एट द फॉल्ट, हो चुका है ऑलरेडी, रिपीट है, पढ़ के देखो। ऊपर वाला सेकंड पैराग्राफ रिपीटिशन में नहीं आ गया? देखो
उसके बाद ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ द सेलर और बायर एज अ बेली। एज अ बेली का मतलब है फिलहाल अभी मेरे पास पड़ी है। देखो जब सेलर सामान बेच देता है तो बायर के पास आ जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक दो दिनों के बाद डिलीवरी उठाऊंगा, अभी टेम्पो वाला नहीं है, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर देना, अभी तुम रखो मैं कल आता हूं, अभी मैं बाहर हूं। तो फिलहाल के लिए मैंने सामान तो बेच दिया, बायर के पास होना चाहिए था 2-4 घंटे, एक दो दिन नहीं है, तो सामान किसके पास पड़ा है? सेलर के पास। उसका मालिक कौन है? बायर। लेकिन सामान किसके पास पड़ा है? सेलर। तो वो एज अ बेली होगा। तो बेली हमने करा ही था, कपड़े प्रेस कराने के लिए दिए वो बेली है, गाड़ी सर्विस कराने के लिए दी वो बेली है। तो कह रहे हैं ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ द सेलर और द बायर एज अ बेली अदर, मतलब वो सेम ही रहेंगे यार, आप रिस्क जैसे मर्जी करो। जो बाकी बेली के तौर पे तुम्हारी ड्यूटीज हैं, मैंने बोला मैं परसों सामान आके ले जाऊंगा, तो तब तक आपको उसकी टेक केयर करनी है। चलो जी आगे। ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल 100 bales of cotton to B deliver in the February. B took the delivery of the part of the cotton but made a default, आ गया जी, made a default in acceptance। तो डिफॉल्ट किसने की है? तो देखा जाए तो वो डिफॉल्ट वाला पॉइंट था जो, तो मुझे लग रहा है उसी का क्वेश्चन आने वाला है। कॉन्सिक्वेंटली कॉटन बिकम्स अनफिट हो गई, यूज नहीं कर सकते, लॉस हैव टू बी बोर्न बाय द बायर, क्योंकि डिफॉल्ट किसकी थी? बायर की। चलो आगे, एज नोटेड अबव, आगे सेम है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केसेस। ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, डबल स्टार, 5 स्टार। कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पहले यूनिट में पढ़ा था, सामान बेचने के लिए आपके पास टाइटल होना चाहिए। अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम याद कर लेना, यूनिट नंबर 1 में पहले दूसरे पेज पे ही आ गया था, सामान कौन बेचेगा? जिसके पास प्रॉपर टाइटल होगा। और यहाँ पे हेडिंग देखो कंफ्लिक्ट कर रही है, ध्यान से देखो, क्या आपको हेडिंग कंफ्लिक्टेड लग रही है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब होता है सामान बेचना, ओनरशिप अब मैं तेरे को दे रहा हूं, बाय द नॉन ओनर, जो बंदा खुद ही ओनर नहीं है, क्या वो सामान बेच सकता है? इन जर्नल सेक्शन नंबर 27, इधर साइड पे लिखेंगे सेक्शन 27 और लिख लो लर्न। सेक्शन नंबर 27 याद रखना है। कह रहे नॉर्मली क्या होता है? सेलर होगा, सामान बेचेगा, इन विच ही इज एब्सोल्यूट ओनर, अगर वो मालिक है तो बेच सकता है, बट सम टाइम अ पर्सन में सेल ऑफ विच इज नॉट द ओनर, देन क्वेश्चन अराइज एज टू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बायर हु हैज परचेज द गुड्स बाय पेइंग द प्राइस। नॉर्मली सामान कौन बेचता है? जिसका जो जिसके पास होता नहीं, जो उसका मालिक है, ठीक है, तो वो सामान बेचेगा। लेकिन कभी कभी नॉन सेलर बेचेगा, तो नॉन सेलर अगर बेचा तो बायर की पोजीशनिंग क्या रहेगी? क्या बायर उसका सही टाइटल मतलब गेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? द आंसर इज यस, कुछ कुछ केसेस आएंगे। द जनरल रूल रिगार्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल। जर्नल रूल, पहले तो ये जर्नल रूल याद रखना। जर्नल रूल क्या होता है? अ सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ, अगर उसके पास ही ओनरशिप का टाइटल नहीं है तो वो पास नहीं कर पाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। इफ द सेलर इज नॉट द ओनर, बायर विल ऑल्सो नॉट बिकम द ओनर। ये जर्नल बात चल रही है, जर्नल, स्पेसिफिक बातें नीचे होंगी, यानी कि एक्सेप्शंस नीचे आएंगी। तो सबसे पहले जर्नल रूल क्या है, लिखो जी इधर, जर्नल रूल ओनली सेलर ओनर, ब्रैकेट में लिख देते हैं ओनर, ओनली सेलर जो ओनर होगा कैन ट्रांसफर द टाइटल यानी कि गुड्स, बट फ्यू एक्सेप्शंस। तो अगर जर्नल रूल है सिर्फ सेलर ही अपना सामान बेच सकता है ओनरशिप, तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा कि एक इंसान जो ओनर नहीं है तब भी बेच सकता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल होती है फ्रेंचाइजी वाले। फ्रेंचाइजी वाले क्या होते हैं? जो एजेंट होते हैं, हमने उसको बोला एक काम कर, ये ले 100 पीस ले जा, गली गली जाके बेचा, एट द एंड मुझे पैसे दे देना, ठीक है, 100 पीस ले जा, अपना शोरूम खोल ले, तेरे शोरूम के अंदर रख देते हैं, तू मालिक नहीं है, तू एजेंट है, तू सामान बेचेगा, बीच में से 15% कमीशन तेरी, बाकी 85% मुझे दे दियो, तो एजेंट ओनर तो नहीं है।
एजेंट तो एजेंट है, हु इज ओनली पोजेसिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। तो यानी कि उस केस में जब एजेंट सामान बेचेगा किसी मालिक का किसी बायर को, सामान जा रहा है एजेंट से बायर, मालिक कोई और है, एजेंट तो मालिक है नहीं, क्या वो डिलीवरी, क्या वो पासिंग द प्रॉपर्टी टाइटल सही माना जाएगा? यस। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अपने जनरल रूल लिख दिया। उसके बाद एक्सेप्शंस, इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ गुड्स, बायर विल नॉट बिकम द ओनर, इसको येलो हाईलाइट चला देना। दैट इज टाइल, ये वाली लाइन देखो, टाइटल ऑफ द बायर शैल बी सेम एज द टाइटल ऑफ सेलर। अगर सेलर ओनर है, उसने बेचा, तभी बायर ओनर बन पाएगा। चोरी का सामान सेलर ने बेचा बायर को, मैंने एक सामान चोरी किया, ठीक है, मेरा काम धंधा चल नहीं रहा था, सीए के मैंने सामान चोरी करना शुरू कर दिया, मैंने ये सामान चोरी किया, बेच दिया, क्या सोचो जिसने बेचा क्या उसके पास टाइटल था? तो अब लाइन पढ़ के देखो, क्या बढ़िया लाइन लिखी हुई है, वेरी ब्यूटीफुल लाइन। टाइटल ऑफ द बायर शैल बी द सेम एज द टाइटल ऑफ द सेलर। अगर तुम मालिक हो, तुमने बेचा तो आगे वाला मालिक बन जाएगा, तुम मालिक नहीं हो, तुमने आगे बेचा तो सामने वाला मालिक नहीं बनेगा। तो इसको हम अपने लॉ में क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना, ये याद रखना। दिस रूल इज एक्सप्रेस्ड इन लैटिन वर्ड नेमो डैट क्वेड नॉन हैबिट। मीनिंग मुझे पता है, तुम अपने आप समझ लेना। नेमो डैट क्वेड नॉन हैबिट, अगर तुम मालिक नहीं हो तो आगे मालिक नहीं बना सकते। ठीक, ये वर्ड याद रखना है। तो इधर ऊपर लिखेंगे लैटिन इन्वर्टेड कोमा में नेमो, आगे बोलो भाई, नेमो डैट क्वेड, नेमो डैट क्वेड के स्पेलिंग मुझे आते हैं नहीं आते, QUOD। उसके बाद नॉन हैबिट, नॉन हैबिट मैं पहले से बोल रहा हूं, ये याद रख लेना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा। नेमो डैट क्वेड नॉन हैबिट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड एक्सेप्शंस। फिर मत कहना सर हमें तो लैटिन था ही नहीं बीच में, बेटा लैटिन वर्ड है पढ़ा, ठीक है। नेमो डैट क्वेड नॉन हैबिट, इट मींस नो वन कैन गिव विच ही हैज नॉट गोट। ऊपर सीधा लिखा हुआ था, जो आपके पास टाइटल है वही ट्रांसफर कर सकते हो, अपने से बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। तुम अगर मालिक नहीं हो, आगे वाला मालिक नहीं बनेगा, चेन सीधी है जी। एग्जाम्पल, इफ ए सेल सम स्टोलन गुड्स टू बी, ए ने बेचा बी को, तो याद करो हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे एरो बनाते रहा करो। ए ने बेचा बी को चोरी वाला माल, हु बाइज देम इन अ गुड फेथ, बी को नहीं पता था कि चोरी कह के नहीं बेचा, बी विल गेट नो टाइटल टू दैट। आपने क्या जनरल रूल पढ़ा है, अगर ए के पास टाइटल नहीं है बी के पास भी नहीं पहुंच पाएगा। बी को पता है चाहे नहीं पता, हमें नहीं पता भाई साहब, हम तो कहेंगे भाई साहब चोरी का माल है, 2 दिन दे रहे हैं मेरा माल वापस कर दे, तू ए के पास जा, नहीं तो हम तो केस कर देंगे। ट्रू ओनर हैज अ राइट टू गेट बैक फ्रॉम द बी, पढ़ के देखो, खतरनाक चीज है। हाँ, बी से ले सकता है, चाहे ए के पास है नहीं, क्योंकि ए ने तो बेच दिया था ना। बात समझ में आ गई? तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको ऐसे सोचो, आप अपने आप को ना बायर मत सोचो, सर हमने तो पैसे दे दिए, अपने आप को जिसका चोरी हुआ है, सेलर नहीं हुए, चोर सोचेगा अपने आप को, जिसका सामान चोरी हुआ है उसकी नजर पे रख के देखो। आपकी गाड़ी चोरी हुई, आपको पता नहीं, ठीक है, आपके घर के सामने वाले घर में किराए पे बंदे रहने आए, और बाई चांस इनोसेंट बायर के तौर पे उन्होंने ही गाड़ी खरीदी। सोच के देखो, सुबह आपकी गाड़ी चोरी हुई, ठीक है, 2 दिन के बाद नए आपके सामने घर वाले प्लाट में क्या होने आए, नए किराएदार रहने आए या आपके घर पे रहने आए, आप ही की गाड़ी लेके आए, तो आप क्या कहोगे, भाई साहब गाड़ी मेरी है? वो कहेगा मैं तो यार चंडीगढ़ से खरीद के आया हूँ, पैसे दिए हैं। आप कहोगे हमें नहीं पता भाई साहब पैसे दिए हैं कि नहीं दिए, ओनरशिप दिखाओ, आरसी का है, मेरे साइन का है, एफिडेविट का है, फलाना फलानी चीजें। तो आप उस बंदे से रिकवर कर सकते हो। आप अपने आप को वो सोच के देखो कि अगर सामान आपका चोरी हुआ है तो आप कहोगे हाँ भाई रूल तो बहुत ही बढ़िया है, वेरी नाइस। बायर बन के सोचोगे तो इमोशंस आपके कानून के अपोजिट जाएंगे, यार हमें क्या पता, हमने तो अपने पूरे पैसे दिए थे ना, हमें थोड़ी पता चोरी क्या है। तो भाई साहब आपको पता करना पड़ेगा, आरसी है, फलानी चीजें हैं तो करो, नहीं तो रूल सिंपल सा है, चोरी का माल अगर आपके पास है यू विल नॉट गेट द बेटर टाइटल। ठीक है जी, आगे, दिस रूल इज एनफोर्स्ड रिजिडली, बात ही खत्म कर दी भाई साहब, एनफोर्स्ड है इंडिया में रिजिडली, तुम्हें पसंद आए तुम्हें ना पसंद आए। देखो दो पहलू है ना, एक का सामान चोरी हुआ, एक के पास पैसे गए, तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जिसका सामान चोरी हुआ है, बेचारे उसकी क्या गलती थी, तो लोगों ने बोला यार देखो किसी ना किसी को सफर करना पड़ेगा, जिसका माल चोरी हुआ है या तो उसको, या जिसने गुड फेथ में चोर से खरीदा उसको।
तो अल्टीमेटली फिर चोर को पकड़ेंगे हम। तो उन्होंने बोला भाई साहब रूल यही है, जो इसका ओरिजिनल मालिक था उसको तो इंसाफ मिलेगा, जो चोरी का सामान खरीद के आया वो चोर को पकड़े, अपने आप जाए, कानून उसकी रक्षा करेगा, ठीक है, उससे पैसे रिकवर करवा देगा, लेकिन जो ओरिजिनल बायर है, ओरिजिनल ओनर है, उसको उसका सामान वापस मिलेगा। दिस रूल इज एनफोर्स्ड रिजिडली, हम तो जबरदस्ती जिद्दीपन से लगाएंगे ये वाला रूल। तो देन द इनोसेंट बायर मे बी पुट इनटू लॉस इन मैनी केसेस। बस इमोशंस खत्म हो गए। बोलो जी, बात समझ में आ गई आपको? अब तो 6 बार मैंने बोल दी, बुक ने बोल दी। आगे इसकी फिर कुछ एक्सेप्शंस है, कह रहे हैं देयरफॉर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इनोसेंट बायर, कभी कभी इनोसेंट बायर है उसकी भी रक्षा करेंगे हम। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ एक्सेप्शन डाल देते हैं। नंबर ऑफ एक्सेप्शंस में क्या लिखेंगे? बायर विल गेट द टाइटल एंड ओनरशिप। ऊपर क्या लिखा था हमने? बायर को टाइटल नहीं मिल सकता। अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं, इसका मेन रूल क्या लिखेंगे? जनरल रूल था ओनली सेलर कैन ट्रांसफर द टाइटल, यानी कि बायर विल नॉट गेट द टाइटल अगर सामान चोरी का है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? बायर विल गेट द टाइटल एंड ओनरशिप इवन if he receives या buys the goods, बता सकते हो, फ्रॉम नॉन ओनर। रियल ओनर का तो कुछ है ही नहीं ना पलक, वो तो सिंपल केस में खत्म हो गया ना, रियल ओनर के लिए तो लड़ाई ही नहीं है। रियल ओनर तो हम यूनिट 1 में पढ़ के आ गए। तो पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। इधर देखो, जल्दी जल्दी बनाते चले जाओ। ओनर है, ये उसका एजेंट है, एजेंट ने क्या डाला हुआ है? एक शोरूम डाला हुआ है, ठीक है जी। ओनर ने नंबर 1 पे सामान इसको पहुंचा दिया, एजेंट को। एजेंट ने नंबर 2 पे सामान सेल किसको कर दिया? नंबर 2 पे सामान किसको कर दिया? सेल बायर को। तो इन दोनों के बीच में जेन्युइन सेल मानी जाएगी। जेन्युइन सेल है तो बायर को अच्छा टाइटल मिल जाएगा, चाहे सामान नॉन ओनर ने भेजा है, तो जो डीलिंग एजेंट और बायर में हुई है बिल्कुल जेन्युइन सेल है, तो बायर को बेटर टाइटल मिल जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा सामान एजेंट से खरीदा, वो तो मालिक नहीं था, लेकिन उसके बिहाफ पे तो काम कर रहा है, और वो किस में आ गई? एक्सेप्शन में। तो लॉ ने सीधा सीधा लिख दिया। चलो जी आगे, इसके बाकी वाले पॉइंट आप पढ़ लेना। इफ ही पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, सेल मेड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, एक्टेड इन द गुड फेथ होना चाहिए, मतलब नॉर्मल सी बात हो रही है कि सारा कुछ जेन्युइन होएगा तो बायर को मिल जाएगा। दूसरा, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर समझते हो? हम एक प्रॉपर्टी के 3 मालिक हैं, एक पार्टी को अगर हमने अधिकार दे दिया तो बेचा जाएगा, ठीक माना जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि उसके पास राइट है कि नहीं है, हमें नहीं पता। एबीसी 3 मालिक हैं, ये हमने पहले भी देखा था पार्टनरशिप में। एबीसी 3 मालिक हैं, तो ए बी सी 3 मालिक हैं, सी ने अपने बिहाफ पे बेच दिया, आगे ने खरीद लिया, वो जेन्युइन खरीद बेच माना जाएगा। डी को ये नहीं पता कि सी के पास राइट है कि नहीं है। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स हैज द सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स, एक गाड़ी के 3 मालिक, गाड़ी तो किसी एक के पास ही खड़ी होगी, तो उसके पास गाड़ी खड़ी थी। बाय द परमिशन ऑफ को ओनर्स, ओनर को पता ही है यार आज गाड़ी उसके पास खड़ी है। प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु बायज देम फ्रॉम सच जॉइंट ओनर। सच जॉइंट ओनर यानी किसी एक से खरीद रहा है इन द गुड फेथ, पैसे दे रहा हूं, माल चेक कर रहा हूं, मैकेनिक को बुलाया था, सबको पता ही है, और मुझे पता है तुम इसके मालिक हो, आरसी में नाम चढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड गुड फेथ। एंड नोट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल नोटिस दैट सेलर हैज नो, मतलब इसको ना वैसे इन्होंने लैंग्वेज बड़ी वो लिखी है, एक्टिव वॉइस को ना पैसिव वॉइस में लिखा है। इसका सिंपल मतलब बता देता हूं। नोट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल के टाइम पे उसने ये नोटिस ही नहीं किया, किसने? बायर ने, कि सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। यार मुझे क्या पता तुम तीनों ने क्या अथॉरिटी बना रखी है। मैंने आरसी में देखा तेरा नाम है पड़ा, तेरे पास प्रॉपर्टी है पड़ी, जॉइंट ओनर्स की परमिशन थी पड़ी, तूने बेचा, मैंने खरीदा, मैंने पैसे दे दिए, ओके है। मुझे अब ये थोड़ी पता है कि तेरे पास राइट है कि नहीं है। इसी के बिहाफ पे एग्जांपल है, हमने गाड़ी ली है, इन्होंने एक टीवी ली है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
क्या टॉपिक चल रहा है, कोई बताएगा? एक्सेप्शंस के ऊपर क्या केस चल रहा था? रूल्स चल रहे थे, ठीक है, नॉन ओनर्स वाले कि नॉन ओनर सामान नहीं बेच सकता, सिंपल बेच सकता है। एक्सेप्शन में क्या है, नॉन ओनर भी बेच सकता है। पहला क्या था, एजेंट बेच सकता है, जॉइंट ओनर, तीनों में से कोई एक बेच सकता है। उसके बाद है सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ए और बी ने, दो जनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ध्यान से सुन लेना, बाद में तो 15-20 दिन बाद तो वॉइड वॉइडेबल के बारे में रट्टा हो जाएगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ना इलीगल था, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेकार, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेकार, उसको बोलते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब है कानूनी रूप से अवैध। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, ए ने किया बी को, ए ने कोई गपला किया, बी को पता चल गया, बी ने केस कर दिया, तो ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइडेबल है। जब किसी एक पार्टी के रूप से रिजेक्शन हो गई तो उसको वॉइडेबल बोलते हैं, जब कोर्ट का फैसला आएगा तब वो वॉइड बनाएंगे। तो वॉइडेबल मतलब सेलर या बायर किसी एक पार्टी की वजह से क्या हो गया, वॉइडेबल, अवैध हो गया। वॉइड का मतलब दोनों पार्टी और कानून की तरफ से, ठीक है जी। तो सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सीधा एग्जांपल पे आ रहा हूं, एक्स फ्रॉडुलेंटली obtained a ring from the y। इधर देखो ध्यान से, ये आया जी y, y ने बेचा x को। तुम्हें लगेगा मैंने उल्टा बना दिया, नहीं, मैं ज्यादा अच्छा सी हूं। x ने ऑब्टेन किया y से, तो y की तरफ से x पे गया। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ y। y के पास इसका बेटर टाइटल नहीं था या जो भी है, पैसे कम ज्यादा थे, बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, एक्स ने सामान आगे बेच दिया जेड को। देखो जब वाई और एक्स में हुआ ना, तो वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई। वाई कह रहा भाई साहब भाई साहब मेरे को नहीं पता, प्राइस कम ज्यादा है, रिंग ऐसे वैसी है, मेरे तरफ से ये वॉइडेबल है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक्स कह रहा नहीं नहीं ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। समझ रहे हो आप चीज? वाई कहता था 1 लाख रुपए लूंगा, लेकिन वाई को पता ही नहीं था, उसने सामान 1.5 लाख वाला बेच दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, गलती से दे दिया, तो वाई कहता नहीं जी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, या तो मुझे मेरा 1.5 लाख दो। मैंने तो एग्जांपल 1.5 लाख की दी, वो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, कुछ भी एबीसीडी रीजन हो सकते हैं। वाई कह रहा है नहीं चलेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं तोड़ना चाहता हूं। एक्स कह रहा मैं नहीं तोड़ना चाहता, इसको बोलते हैं वॉइडेबल, जब कोई एक पार्टी तोड़ना चाहती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट गया, पुलिस केस गया, जो भी गया, कोर्ट केस गया, या जो भी आपसी सहमति हो रही थी, एक्स से कहता भाई साहब इंडिया इंडिया 15 साल लग जाएंगे, इतने में एक्स ने निपटा दिया सामान ही। 1 लाख वाला माल की डील हुई थी, माल मिल गया 1.5 लाख वाला। एक्स को पता लग गया तो मेरे को या तो 50,000 देना पड़ेगा या सामान देना पड़ेगा। एक्स ने उतने में ही सामान क्या कर दिया, आगे सेल कर दिया। एक्स सेल द रिंग टू जेड। बोलो जी कहानी में एक्टिव हो। एज एन इनोसेंट परचेजर, जेड कह रहा मुझे क्या ही पता था, मैं तो मंदिर से आया, विश्वास करके ले लिया। जेड गेट्स द गुड टाइटल। मेन बात यह है, क्योंकि यहां पे नॉन ओनर की बात नहीं हो रही, याद रखना, एक्स ओनर था। देखो वाई से उसने सामान लिया था, बाद में वॉइडेबल हो गया। वॉइडेबल अभी तक एक्स ने माना नहीं, क्योंकि जब अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरा वॉइड हो जाता, क्या अब आपको वॉइडेबल और वॉइड समझ में आ रहा है? अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता, वॉइडेबल, तो दोनों की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता, गवर्नमेंट की कानून की तरफ से भी, तो अभी तो वॉइडेबल है। और जेड कह रहा है इसका बिल एक्स के नाम पे बना हुआ है, रिंग का, पैसे दे के आया है, चेक की पेमेंट दिखा दी, बैंक स्टेटमेंट दिखा दी, एंट्री दिखा दी, प्रॉपर सारा कुछ दिखा दिया। वॉइडेबल का तो नहीं पता ना उसको, तो एक्स ओनर था, तो जेड विल गेट द बेटर टाइटल। तो जो एक्स ने जेड से बेचा है, आगे पढ़ के देखते हैं, वाई कैन नॉट रिकवर द रिंग फ्रॉम जेड। ठीक है जी, मतलब अब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते सर ऊपर तो ये था, ऊपर ये था, नहीं भाई, स्पेसिफिक केसेस चल रहे हैं। जब जब दुनिया में स्पेसिफिक केसेस आएंगे, जर्नल रूल हवा में उड़ जाएंगे। जर्नल रूल क्या है, ओनली सेलर कैन सेल। यहां पे हम क्या जर्नल रूल पढ़ रहे हैं कि स्पेसिफिक रूल पढ़ रहे हैं? यानी कि एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, तो एक्सेप्शन को एक्सेप्शन की तरह लेना है, दिल पे नहीं लगाना, दिमाग से लगाना है। लो ने बोल रहा है तो हमें तो मानना पड़ेगा, बात खत्म। उम्र कैद कितने साल की होती है तुम मुझे बताओ, कभी सुना होगा जिंदगी में? किसी और ने सुना होगा उम्र कैद? उम्र कैद नॉर्मली मेन हम कैसे बोलते हैं, गूगल में पढ़ के है ना, 14 साल की कैद को बोलते हैं काइंड ऑफ। फिर कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, 14 साल दिन के माने जाते हैं, 14 साल रात के माने जाते हैं, काइंड ऑफ उसको 28 साल भी माना जाता है। मैं लॉ में इतना नहीं घुसना चाहता क्योंकि मेरे को परफेक्शन नहीं पता,
ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप लाइफ इंप्रिजनमेंट देखोगे ना तो 14 ईयर्स की एक वो आती है बीच में पॉइंट, तो 14 साल क्यों लिए? आप कहोगे 15 साल क्यों नहीं लिए, 12 साल क्यों नहीं लिए? लो है ना, लिख दिया। जब लो लिख दिया तो दिल नहीं लगाना, दिमाग लगाना है, बात खत्म। ठीक है जी। तो यहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स ने जेड को भेज दिया, जेड एक इनोसेंट बायर था, जेड कह रहा है मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हैं, आरसी गाड़ी की या रिंग जो भी है उसका बिल एक्स के नाम पे था, मेरे को उसने साइन करके दिया, मुझे क्या पता एक्स से पिछले वाला तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था। ठीक है सर। चौथा, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजेशन देयर ऑफ, ये तुम्हारे जैसा हो गया चालबाज। सर कैसा कैसा चालबाज? तुमने माल तो बेच दिया, पैसे ले लिए, सामान अभी भी आपके पास पड़ा है, आपने दूसरे को टरका दिया। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द पर्सन हैज सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू टू द पोजेशन ऑफ देम, ओनली पोजेशन, और को सर्कल करो, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू देम, या तो पोजेशन आपके पास पड़ी है या बिल आपके पास पड़ा है, ही मे सेल देम टू अ थर्ड पर्सन and if such person obtain the delivery thereof in the good faith and without the notice of previous sale, मुझे पिछला पता नहीं है तो गुड्स आपके पास पड़ी हैं, या टाइटल, टाइटल मतलब इनवॉइस, टाइटल का मतलब लिख लेना बिल, या अभी तक बिल आपके पास ही पड़ा है, सामने वाले को आपने सामान बेच दिया गुड फेथ में विदाउट द नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल, he would have good title to them although the property has passed to first buyer। सर एग्जाम्पल हम समझ गए, बना दो। ए ने सामान किसको बेचा? बी को। उसके बाद ए ने ही बेचा सी को, याद रखना बी ने सी को नहीं बेचा, सबसे पहले ए ने इसको। अब मुझे बताओ क्या सी को बेटर टाइटल मिलेगा? यस, सी लिखो, सी विल गेट बेटर टाइटल। बेटर टाइटल मतलब मालिक वही माना जाएगा, सी विल गेट बेटर टाइटल। ऑल्दो द प्रॉपर्टी हैज बीन पास टू फर्स्ट बायर अर्लियर, चाहे आपने पहले वाले को बेच दिया था लेकिन पोजेशन या बिल, टाइटल तो आपके पास पड़ा था। अ प्लेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स, मतलब इसको छोड़ दो, ठीक है, इक्वली वैलिड है। उसके बाद आप प्लेज करो जो मर्जी करो, पोजेशन जैसे मर्जी है। बात इतनी सी है, ए ने बी को बेचा, प्रॉपर्टी किसके पास पड़ी रह गई? ए के पास, या टाइटल ए के पास, उसने बाद में सी को बेच दिया नंबर 2 पे, तो इसको जेन्युइन सेल माना जाएगा। पॉइंट नंबर 5, सेल बाय बायर obtaining possession, sale by buyer obtaining possession before the property in goods has vested in him, where a buyer with the consent of the seller obtain possession of the goods before the property in them passed to him। seller buyer को क्या मिल गया? प्रॉपर्टी अर्ली। देखना अर्ली डिलीवरी का केस हो गया, लाइन पढ़ के देखना, क्या अर्ली डिलीवरी का केस है? ठीक बोल रहा हूं मैं? दो शब्द, where a buyer with the consent of seller obtain the possession of the goods before the property pass। प्रॉपर्टी पास हुई नहीं मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं, पोजेशन अर्ली मिल सकती है, कभी कभी मिल सकती है। he may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to a third person if such person obtain delivery of goods in the good faith without the notice of the lien or other right of the original seller, he would get a better title। ए, अब हम नाम चेंज कर लेते हैं, पम्मी राजू को सामान बेच रहा था, ठीक है जी, पम्मी ने राजू को सामान बेचा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, लेकिन अर्ली डिलीवरी मिल गई है राजू को, प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई। प्रॉपर्टी पास ऑन का मतलब है अभी बिल बुल तैयार नहीं हुआ, कुछ भी है, राजू ने आगे शामू को बेच दिया, तो क्या ये बेटर टाइटल मिलेगा? यस, शामू विल बी द ओनर। वर्ड में जान जान के ना अलग अलग लिखवा रहा हूँ, कभी लिखवा रहा हूँ बेटर टाइटल, कभी लिखवा रहा हूँ कि हाँ वो सेल कर सकता है कि नहीं, ये बनाना है भाई साहब, ऐसे हाथ हाथ हटाओ। जिस हिसाब से तुम बैठे हो 2 मिनट के बाद तो सोच रहोगे सर हमें सपना आ रहा था हम पास हो गए, हकीकत में आओ बेटा, हकीकत में। यस, शामू विल बिकम ओनर। राजू को सामान कैसे मिला था? अर्ली डिलीवरी, तो अर्ली डिलीवरी वाला सामान भी हम बेच सकते हैं क्योंकि सारा कुछ जेन्युइन हुआ था। शामू ये नहीं देखेगा कि पम्मी और राजू में क्या हो रहा था, अर्ली डिलीवरी का केस था, गुड्स ऑफ लियन है, लियन का मतलब होता है मेरे पास है, मेरे अधिकार में है। तो जब पम्मी ने राजू को बेचा तो अभी तक तो प्रॉपर्टी पास नहीं हुई, हम इतनी देर से कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पास कब होती है? जब ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो। तो ये तो अर्ली डिलीवरी का केस है, प्रॉपर्टी पास का केस थोड़ी है।
ठीक है, तो राजू के पास सिर्फ लियन है, लियन का मतलब है मेरे पास आई हुई है, उसने शम्मू को बेच दिया तो शामू कहेगा ठीक है मेरे को क्या पता। फर्नीचर वॉज डिलीवर टू बी अंडर द एग्रीमेंट दैट प्राइस वॉज टू बी पेड इन द 2 इंस्टॉलमेंट। फर्नीचर बेचा गया बी को एक एग्रीमेंट में कि 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देना। फर्नीचर टू बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ बी ऑन द पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल ठीक है। यहां पे ये हायर परचेज एग्रीमेंट नहीं है, ये याद रखना एक बात। हायर परचेज एग्रीमेंट होता है जब मैं उसको ऑप्शन देता हूं कि बाद में तेरे को छोड़ना छोड़ दियो, हमने सामान बेच दिया है, बस ये कंडीशन होगी कि चल यार 2 बार में दे दियो। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जैसे ही सेकंड दे देगा तो तू ओनर बन जाएगा, तो काइंड ऑफ हायर परचेज होता है एग्जैक्टली। बी सोल्ड द फर्नीचर बिफोर द सेकंड इंस्टॉलमेंट वाज पेड, तो इट वाज हेल्ड दैट बायर एक्वायर अ गुड टाइटल। बायर यानी कि इसके साथ में लिखना बायर यानी कि नेक्स्ट बायर। देखना क्या सच में आपको एग्जांपल नंबर 18 समझ में आई है? क्या ये हायर परचेज एग्रीमेंट किया था फर्नीचर वाला बी वाले के साथ? हायर परचेज नहीं था, हमने सिर्फ अपनी एक दुकानदारी चलाने के लिए कंडीशन दे दी, एक फैसिलिटी दे दी कि चल यार 2 बार में पैसा दे दियो, मालिक तू ही है। उसने आगे बेच दिया तो जिसको आगे बेचा ही विल गेट द बेटर टाइटल। ठीक है जी। हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या है? एक्सेप्शन आने वाला है, ऊपर से पलटी मारने वाला है। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मतलब जर्नल रूल। सर क्या 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 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस? देखो नॉर्मली चीज होती है पॉजिटिव, एक्सेप्शन आ गई तो माइनस, एक्सेप्शन की एक्सेप्शन आ गई तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो जनरल रूल बैठ जाएगा। हाउएवर अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ परचेज हायर परचेज एग्रीमेंट। अब तो हमने गाड़ी ली ही ईएमआई पे थी, जब ईएमआई पे लिए हैं तब तो हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। तो हायर परचेज एग्रीमेंट में जब हम कर रहे हैं विच गिव्स हिम ओनली द ऑप्शन टू बाय इज नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन अनलेस अमाउंट टू सेल, मतलब कि आप तभी खरीद पाओगे जब आप सारी दे पाओगे इंस्टॉलमेंट। ए टुक अ कार फ्रॉम द बी ऑन द कंडीशन दैट, तो बी ने ए को कार बेची, बी ने ए को कार बेची। ए वुड पे मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 एज द हायर चार्जेस विद एन ऑप्शन टू परचेज बाय पेमेंट ऑफ 1 लाख इन द 24 इंस्टॉलमेंट। 5,000 देता रहे, मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए, 24 इंस्टॉलमेंट में दे दियो तभी है। आफ्टर द पेमेंट ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट ए ने कार किसको बेच दी? सी को, क्योंकि अब ये कार जो थी हायर परचेज एग्रीमेंट में थी, हायर परचेज एग्रीमेंट में। अब मुझे बताओ क्या हायर परचेज एग्रीमेंट में बेच सकते हैं? नहीं, आप अभी ओनर ही नहीं हो। तो बी कैन रिकवर द कार फ्रॉम सी सिंस ए हैज नीदर बोर्ड द कार नॉट एग्री टू बाय द कार। अब बात समझ में आई? तो बी सी से रिकवर कर सकता है क्योंकि हायर परचेज एग्रीमेंट है। नंबर 1, नंबर 2, बोलो जी बात समझ में आई? सर अगर वॉइडेबल वाला है तो सामने वाले को बेटर टाइटल मिलेगा, अगर 2 इंस्टॉलमेंट में दी है तब भी सामने वाले को बेटर टाइटल मिलेगा। जब हायर परचेज एग्रीमेंट ने दूसरे ने तीसरे को बेच दी, तीसरा विल नॉट गेट द बेटर टाइटल, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सी विल नॉट गेट द टाइटल। चलो आगे, सी विल नॉट गेट द टाइटल। ओके है जी। आधी चीजें ना तुम जब लास्ट में रिवीजन करने लगोगे ना, देखो पेपर में तो केस स्टडी आनी है, जब मुझे एक दिन पहले पढ़ना पड़ता है, आधा दिन पहले पढ़ना पड़ता है, 2-4 घंटे पहले पढ़ना पड़ता है, तब सारी लैंग्वेजेस थोड़ी पढ़ोगे, तब तुम्हें ये वाले चार्ट हेल्प करेंगे एक टाइम पे आके। ऐसे समझ लो कई बार चीजें होती हैं जिंदगी में एक ही बार हेल्प करेंगे, तो आपको उनकी एक ही बार हेल्प लेनी है। वो हेल्प का टाइम क्या होना चाहिए पेपर के पास? वहां पे अगर ये मेरी हेल्प कर गए मौके पे, बात ही खत्म। ठीक है, तो उसके बाद मौका ही नहीं मिलेगा जिंदगी में दोबारा। इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, एस्टोपल का मतलब होता है कि अगर आप सामान बेच रहे हो, ये एस्टोपल वाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं यार किसी एक एक्ट में ना। हाँ जी, पार्टनरशिप में पढ़ा था। तो एस्टोपल का मतलब होता है रोकना, तो अगर आप सामान बेच रहे हो तो बाद में मुकर नहीं सकते। वेयर ओनर इज एस्टोप्ड, where the owner is estopped by conduct from denying the seller authority to sell। यार by the conduct where the owner is estopped from denying the seller authority to sell transfer will get by the conduct, इसको आप बाद में पढ़ना। ठीक है, where the owner is estopped, ओनर को रोका गया है, from denying the seller authority, मना नहीं कर सकता। क्या करने से रोका गया? डिनाई करने से, मना करने से, कि अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बेचना पड़ेगा,
तो अगर ट्रांसफरी, उस केस में ट्रांसफरी विल गेट द गुड टाइटल अगेंस्ट द ट्रू ओनर, बट बिफोर a good title estoppel can be made, it must shown that true owner had effectively suffered or held out the other person in question the true owner as the person authorized. एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या है। ए एग्जाम्पल से तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस वाले में। ए said to be a buyer in the presence of C, ए बी को सामान बेच रहा है, सी वहां पे खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। इन द प्रेजेंस ऑफ सी, ही इज द ओनर ऑफ द हॉर्स, सी रिमेन साइलेंट, मालिक सी था। ए कह रहा भाई साहब, जैसे आप लोग नहीं करते कभी कभी, और यार मुझे अपनी घड़ी दे दे, अपना मोबाइल दे दे, अपनी गाड़ी दे दे, ठीक है, गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने जाना है, 14 अक्टूबर आ गया, नहीं क्या होता है, 14 फेब आ गया, ठीक है, अपनी गाड़ी दे दे। मालिक साथ ही बैठा था, ये कह रहा भाई साहब देख गाड़ी लेके आया हूं, मालिक चुप बैठा है, गाड़ी किसकी है, ओरिजिनल मालिक की, ये केस है। सी रिमेन साइलेंट थ्रू दो द हॉर्स बिलोंग टू हिम, बस ऑब्वियस है, ये तो है नहीं कि अब तुम घोड़े पे जाओगे कि इंप्रेस करने, आजकल तो घोड़े पे नहीं जाओगे ना, 1970 में होते तो तुम लव लेटर लेके घोड़े पे जाते, अब तुम्हें गाड़ी पे जाना पड़ेगा। बी बोट द हॉर्स फ्रॉम द ए, बी ने ए से घोड़ा खरीद लिया, मतलब ए बी को बेच रहा है क्या कह के कि दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, एक्चुअली हॉर्स बिलोंग्स टू सी, सी वाज प्रेजेंट देयर बट सी वाज साइलेंट। बी बोट द हॉर्स फ्रॉम ए, here buyer will get the valid title to the horse even though a had no title, मतलब अब तुम इसको ऊपर वाले लो के साथ कनेक्ट करो, हम ए को डिनाई करने से वो मना नहीं कर सकते कि अब तुम मुकर नहीं सकता। अब पहली लाइन पढ़ के देखो, वेयर द ओनर इज एस्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, हम अब तू मुकर नहीं सकता भाई, क्या नहीं मुकर सकता कि ये मेरा सामान है ही नहीं। आगे पढ़ के देखते हैं, इन दिस केस सी बाय हिज ओन कंडक्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग, बाद में अब सी को मना कर दिया गया भाई तो अब बीच में आके अड़चन नहीं डाल सकता। ए इज अथॉरिटी टू सेल द हॉर्स, कहीं तू ए को कोई भाई साहब तू बेच नहीं सकता, जब वो ए तेरे सामने खड़ा खड़ा बी को बेच रहा था, कह रहा था ये घोड़ा मेरा है, तेरे को तब मना करना चाहिए था, बाद में यू आर एस्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग टू एग्रीमेंट द सेल, बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं ओनर हूं कि नहीं, बी को तो लगेगा ए ही ओनर था, बेच दिया बस मेरा है जी। आगे, सेल बाय अनपेड सेलर, वेयर द अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉप्ड इन ट्रांसफर, अनपेड सेलर का मतलब है अभी तक उसको पैसे ही नहीं मिले। वेयर द अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन, एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन का मतलब होता है अभी सामान मेरे पास ही पड़ा है यार, देखो मैंने सामान बेच दिया, पैसे मिले नहीं, तो सामान तो अभी मेरे पास पड़ा है, तो उसको बोलते हैं लियन, लियन का मतलब मेरे पास पड़ा है। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ओ यार फिर से वैसा हो गया, करियो बंद करियो, कर कर कर, उधर से भी। वेयर द, एक सेकेंड, बुक में देखो, वेयर द अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन, मतलब सामान बेच दिया है लेकिन अभी भी अपने पास बचा के रखा हुआ है। ट्रांजिट रीसेल द गुड्स, बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, इसकी एग्जांपल है नहीं है, तो बायर एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, सर क्या मतलब बना, इधर देखो, ए ने बी को सामान भेजा, ए ने बी को सामान बेचा, बी ने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, सामान अभी ए के पास पड़ा है, ए ने वही सामान सी को बेच दिया, मुझे बताओ क्या ए सी को सामान बेच सकता है कि नहीं बेच सकता, बेच सकता है, क्योंकि ए इज अनपेड सेलर, अभी तक उसको पैसा ही नहीं मिला, तो कह रहे हैं जो नया बायर होगा ना, ही विल गेट द बेटर टाइटल। लास्ट आ जाओ, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, जैसे कि ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर आते हैं ना आपकी कंपनी में कब्जा करने इंसॉल्वेंट के केस में, तो वो सामान बेच सकता है, आंसर यस बेच सकता है। फाइंडर ऑफ द गुड्स, फाइंडर ऑफ द गुड्स क्या मतलब होता है, भाई साहब रास्ते पे जा रहा था, मोबाइल मिल गया, मोबाइल मिल गया, कोई है ही नहीं इसका देख रेख वाला, 2 महीने वेट करिए मैं बेच सकता हूँ, तो आंसर यस बेच सकते हो। और उसके बाद सेल बाय पोनी, पोनी का मतलब होता है प्लेजी, मतलब जिसको आपने गिरवी गुरवी रखा है, कन्वे द गुड टाइटल टू बायर, मतलब अगर कल को उसका पैसा नहीं आया तो सामान बेच देगा चाहे वो ओनर नहीं है, तो ये अदर एक्ट हो गए कि वहां और कहां कहां बेच सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंप्लाइज दैट डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर एंड, बंद कर क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी
मतलब कह रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं दो चीजें होती हैं, सेलर सामान बेच रहा है, बायर सामान को एक्सेप्ट कर रहा है और पैसे दे रहा है, दैट इज कॉल्ड, ये जो पहली तीन लाइनें दी हुई है ना बोल्ड में वही है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सेल इंप्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर, acceptance of the delivery of the goods and payment of the price for them by the buyer in accordance with the terms of the contract। तो definition of delivery क्या होती है, कह रहे delivery means voluntary transfer of the possession from one person to another। for delivery physical possession is not important। इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है, कह रहे फिजिकल डिलीवरी होना जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी तो होता है ना, ए ने बी को सामान बेचा, बी ने आगे सी को देना है, तो वो सीधा सी को क्या बोलता है, ए की फैक्ट्री में से उठा ले, तो ए ने बी को तो फिजिकल डिलीवरी दी नहीं, लेकिन एक्चुअल डिलीवरी तो हो गई है ना। द बायर शुड बी प्लेस इन अ पोजीशन ही एक्सरसाइज द राइट ओवर द गुड्स, बस उसके बाद राइट होना चाहिए, चाहे उसको मेनली सामान मिला है चाहे नहीं मिला। दस इफ अ पोजेशन इज टेकन थ्रू अनफेयर मीन्स, क्या मतलब होता होगा अनफेयर मीन्स का, मतलब लीगली नहीं है, चोरी से धोखाबाजी से किसी भी तरीके से मिला है, देयर इज नो डिलीवरी। जैसे यार मैंने सिंपली किया, मैंने सिर्फ एक असली बंदूक या चाकू रखा तुम्हारे गले पे, बंदूक इस पे, मैंने कहा मोबाइल दे दो, सिर्फ मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ रखा सिर्फ, क्या ये अनफेयर मीन्स है? यस। तो कह रहे हैं उसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा। डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए जहां पे पार्टीज एग्री कर रहे हो, सामान एक से दूसरी जगह जा रहा हो। डिलीवरी तीन टाइप की होती है, पहले पढ़ा हुआ है एक्चुअल डिलीवरी, सर हमें याद नहीं है, नाम याद है सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, कोई है, मारो तुक्का मारो। एक्चुअल नहीं सुनना, नहीं सुनना भाई, एक्चुअल सिंबॉलिक में, हाँ सिंबॉलिक में जब हम कीज चाबी वगैरह दे देते हैं गाड़ी की, बिल ऑफ लैडिंग वो रेलवे की रिसीप्ट दे देते हैं, लिखो सिंबॉलिक डिलीवरी के साथ में कीज, रेलवे रिसीप्ट, पिछले यूनिट में पढ़ के आए हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एजेंट के थ्रू, और भी कुछ था इस, एक तो एजेंट वाला था वो तो हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था, पिछले यूनिट में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में वो था कि सामान बेच दिया लेकिन ए ने अभी भी अपनी फैक्ट्री में रखा, ठीक है, डायरेक्टली बी को या सी को सामान भेज दिया, भाई साहब आके तेरे से ले जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में वो चीज होती थी। उसके बाद ड्यूटी ऑफ सेलर और बायर कह रहे हैं वो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो टर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं वैसे चलेंगी। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशंस, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन, क्या पढ़ रहे हैं ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, कह रहे हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कंकरेंट कंडीशन। कंकरेंट का मतलब होता है हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही, सामान भेजा जा रहा है तो पेमेंट तो आनी चाहिए, तो ये वो चीज है। दैट इज टू से सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन to the buyer in exchange of the price, buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange of possession। बिल्कुल ठीक है जी। तो डिलीवरी, पेमेंट और डिलीवरी क्या चलते हैं साथ साथ, वो तो हमें पता ही है, पैसे देंगे तभी हम मालिक बनेंगे। रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी, अब आए जी रूल्स, ऊपर बड़ा बड़ा लिखो रूल्स, रूल्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, बड़े सारे पॉइंट हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते चले जाएंगे, अंदर का सारा सारा नहीं पढ़ाऊंगा, आप अपने आप पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक्स है ही नहीं। सेक्शन नंबर 33 डिलीवरी, डिलीवरी क्या होती है, कह रहे हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय डूइंग एनीथिंग, बाय डूइंग एनीथिंग मिला विच द पार्टीज एग्री, मतलब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, सामान तेरे को दे रहे हैं, तू सामान खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। या कभी कभी तुम्हारे बिहाफ पे एजेंट दे सकता है, तेरा कोई नौकर आके ले सकता है, सिंपली डिलीवरी। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, इंपॉर्टेंट मार्क करो, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस, कह रहे हैं कि अगर आपने सामान भेजा थोड़ा सा, मतलब मैं यार 100 सामान भेज रहा हूं, आप 80 ले गए, मैं तो मानूंगा कि मेरी तो 100 की डिलीवरी हो गई, चाहे आप थोड़ी देर बाद लेके जाओ। कह रहे हैं अ डिलीवरी ऑफ द होल बट अ डिलीवरी ऑफ द पार्ट गुड्स इंटेंशन ऑफ सेवरिंग। अब पढ़ के देखो एग्जांपल, सर्टेन गुड्स लाइंग एट अ वॉफ वर सोल्ड इन अ लोड, पहली लाइन समझ आई आपको? वाफ पता है क्या होता है? वाफ होता है आपके, क्या वर्ड होना चाहिए, हैं, नहीं स्टोर नहीं, ओ यार ओ, हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, हाँ समुन्द्र के किनारे जो वो बने होते हैं ना, जैसे सामान आता है यार, सामान आता है हम पहले पहले, ठीक है, ट्रक में थोड़ी चढ़ेगा, शिप से डोक में, हाँ डोक वर्ड होता है,
डॉक क्या होता है? जो समुद्र के किनारे गोडाउन टाइप बड़े होते हैं जहां पे पहले डिलीवरी अनलोडिंग होगी। बोट नहीं, डॉक, DOC के डॉक। डॉक मतलब समुद्र के किनारे वाले गोदाम जहां पे कस्टम वाले खड़े होते हैं। फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने। तो वाफ बोलते हैं नदी किनारे या समुद्र किनारे वाले गोदाम वगैरह को, ठीक है। द सेलर इंस्ट्रक्टेड द वार फिंगर जो उसका सुपरवाइजर होगा, मैनेजर होगा जिसकी देखरेख में, टू डिलीवर द गुड्स टू बायर हु हैड पेड फॉर देम एंड द बायर देयरफॉर एक्सेप्टेड देम, टुक अवे पार्ट डिलीवरी ऑफ अ होल। यार ये ना सिंपल मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम लैंग्वेज अपने आप पढ़ लेना। आपने 100 यूनिट सामान के भेजे, आप डिलीवरी कर रहे हो, अभी आपने 70-80 की डिलीवरी कर दी, मतलब सामने वाला ले गया, सेलर सोचेगा मैंने तो एक बार के लिए होल डिलीवरी कर दी। ऐसा नहीं है कि तुम 70 लेके गए हो तो डिलीवरी पार्ट मानी जाएगी, नहीं। पार्ट डिलीवरी अगर तुम लेके गए हो हम उसको डिलीवरी एज अ होल मानेंगे। मेन पॉइंट ये था। बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी, यार आप सामान लेने गए, पैसे दे दिए, आप ऐसे खड़ गए। सोच के देखो, आप एसी लेने गए, पैसे दे दिए, सारा कुछ हो गया, आप ऐसे खड़ गए। सेलर अपना कस्टमर को और अटेंड करने में लग गया। रात को सेलर दुकान बंद करने लगा। कहते तू यहाँ पे कैसे? कहता आपने मेरे को सामान ही नहीं दिया, मैंने आपको पैसे दे दिए। कहते फिर ऐसे क्यों खड़ा है पोज बना के? कहता मुझे लगा आप अपने आप दे दोगे। भाई नहीं, एक बार तो बोलोगे भैया सामान बाहर निकालो, भाई मेरे को मेरा सामान दो, ये वो है अप्लाई फॉर द डिलीवरी। तो भाई एक्सप्रेस इंप्लाइड कुछ तो कर। उसके बाद प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाएगी? प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाती है? जब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, नीचे आ जाओ पॉइंट्स में, अपार्ट फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स सोल्ड एट टू बी द, कह रहे मेनली तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम प्लेस ऑफ डिलीवरी मानेंगे, कहां पे पहुंचाना है। अगर नहीं किया, गुड्स सोल्ड एट टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस वेयर दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब जहां पे सामान पड़ा है वहीं से उठाओगे ना, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी अभी हम वही मानेंगे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एंड गुड्स एग्री टू बी सोल्ड और टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर टाइम ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल, जहां पे आपने एग्रीमेंट किया वो वाला माना जाएगा। इफ गुड्स आर नोट देन इन एग्जिस्टेंस प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड, अगर कहीं पे सामान नहीं पड़ा तो जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे माना जाएगा। पहला बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो जहां तुम कहोगे, ठीक है, या जहां पे पड़ी है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, जहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है। टाइम ऑफ डिलीवरी वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, ठीक है जी, सामान बेचेंगे। अगर कोई फिक्स टाइम नहीं डिसाइड हुआ तो रीजनेबल टाइम। आप ऑर्डर दे के आए हो भाई एक पिज्जा डिलीवर कर दो, मुझे बताओ रीजनेबल टाइम क्या होगा डिलीवरी का? 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? डिलीवरी आज दे के आए हो ऑर्डर की, पिज्जा की, मतलब ऑर्डर आज दे के आए हो, वो अगले दिन सुबह भिजवा रहा है, क्या रीजनेबल है? नहीं। ऐसे ही बाकी चीजों का आप अपने हिसाब से रीजनेबल निकाल लेना। गुड्स इन अ पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे गुड्स मेरे पास नहीं पड़ी, थर्ड पार्टी के पास पड़ी है। देयर इज नो डिलीवरी अनलेस अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, मतलब वो कहेगा भाई साहब उसके बिहाफ पे मेरे पास ये गुड्स पड़ी हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इश्यू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट टू द टाइटल। मतलब सिंपल सी बात है यार, थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, ठीक है, ए ने सी को सामान भेज दिया, बी कहेगा ठीक है भाई मेरे पास पड़ी है, ले जाना। उसके बाद टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी may be treated as the ineffectual unless made a reasonable hour. What is the reasonable hour? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लोग कह रहे हैं भाई साहब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मौके पे देखेंगे। मतलब अगर आपने सामान की डिलीवरी करनी है, मंगवानी है, पीछे था ना अप्लाई करना पड़ेगा। कह रहे हैं डिमांड ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड इनइफेक्टिव अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आर। मतलब रीजनेबल आर क्या होता है? वो प्रोडक्ट के हिसाब से अपने आप है, तो उन्होंने बोला रीजनेबल आर क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फैक्ट का मतलब है मौके की नजाकत। सामान खाने पीने वाला है तो 1-2 घंटे, सामान कुछ ऐसा है तो ज्यादा देर। देखो जो गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी है उसमें थर्ड पार्टी एक्नोलेज करती है कि मेरे पास सामान पड़ा है, मैं आपको दे दूंगा। अगर थर्ड पार्टी को आपने बताया ही नहीं, सेलर ने थर्ड पार्टी को फोन ही नहीं किया कि हे थर्ड पार्टी मैंने उसको माल बेच दिया तो उसको दे दियो, तो थर्ड पार्टी नहीं देगी। तो अगर सामान थर्ड पार्टी के पास है तो थर्ड पार्टी को एक्नोलेज चाहिए ट्रू ओनर से। टेंडर का मतलब क्या है? टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी का मतलब डिमांड। अब टेंडर को वर्ड को छोड़ो, डिमांड ऑफ डिलीवरी, डिमांड ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल। इनइफेक्चुअल कब मानी जाएगी? अनलेस अ रीजनेबल आर, मतलब कि
रीजनेबल आर में डिलीवरीज हो जानी चाहिए, सिंपल सी बात है, सिंपली ये कह रहे हैं। रीजनेबल आर क्या होता है, कह रहे हैं ये फैक्ट की बात है, फैक्ट मतलब मौके मौके की बात, जैसा सामान होगा उस हिसाब से देखेंगे रीजनेबल क्या होता है। उसके बाद है एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, कह रहे हैं पहले तो एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो यहां पे करो बोन बाय द सेलर, जेठालाल को ही अपने किराया भरना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने आपस में पहले ही डील कर लिया, भाई साहब रेडी का किराया हे बायर नीच प्राणी तू देगा, पैसे तू लगा रहा है 50,000, 200 और लगा दियो, ठीक है। अगर नहीं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सेलर भरेगा रेडी किराए या जो भी खर्चे हैं डिलीवरी के। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, या तो लेस या तो लार्ज या तो मिक्स, ये केसेस आने वाले हैं। वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड, 100 का डील हुआ था, तुमने 75 भेजे या 80 भेजे, बायर में रिजेक्ट देम, वो 80 को भी रिजेक्ट कर देगा, बट इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड्स सो डिलीवर ही पे 80 का प्राइस दे देगा कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे। तो पहले की हेडिंग क्या बनी, डिलीवर, हाँ शॉर्ट डिलीवर नहीं, डिलीवर आप लिखो डिलीवर लेस क्वांटिटी, पहले की हेडिंग बनी डिलीवर लेस क्वांटिटी। तो अगर लेस क्वांटिटी भेजी है, सबसे पहले सेलर बायर के पास क्या राइट है, बता सकता है कोई ना, रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर 100 में से 80 भेजा तो 80 खरीद सकता है, तो 80 के पैसे देगा। दूसरा पॉइंट नंबर 2, इसी का ही पॉइंट नंबर 2, वेयर द सेलर डिलीवर क्वांटिटी लार्जर देन, तो पॉइंट नंबर 2 की हेडिंग डालो डिलीवर लार्ज क्वांटिटी, ऊपर लेस क्वांटिटी यहां थी लार्ज क्वांटिटी। अगर डिलीवर ज्यादा क्वांटिटी भेजता है, बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, 100 का डिसाइड हुआ था, आपने 125 भेजे, मैं तो 100 रख सकता हूं, रिजेक्ट द रेस्ट, 25 क्या कर देगा रिजेक्ट, और ही में रिजेक्ट द होल भी, जब तुमने यार 125 को भिजवा दिया मेरे को चाहिए ही नहीं, सर ऐसा क्यों, वो 100 तो रख ही सकता है ना यार। मेरे को एक बात बताओ, कई चीजें कट्टे में होती हैं, थैले में होती हैं, वो सीधा 125 वाला थैला निकल के आया, भाई मेरे को चाहिए ही नहीं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जो हमारा कैमरे जहां पे लगे होते हैं, तो कैमरे की जो वायर जहां पे डालनी होती है, वो एक बॉक्स होता है, वो सामने आपको दिख रहा होगा, खैर बैक साइड पे लगवाया हुआ है मैंने, दिखता नहीं है। तो वायर का बॉक्स होता है ना, वो कैमरे का बॉक्स होता है, या तो उसमें 4 फिट होते हैं या 8, मेरे को चाहिए 4 वाला था, उसने 8 वाला डिब्बा भेज दिया। अब मुझे बताओ क्या मैं आधा डिब्बा काट के रखूंगा क्या, तो आपको चीजें वैसे ही समझनी पड़ेंगी। तो इसलिए उन्होंने बोला या तो अगर तो अलग अलग हैं तो वो 100 रख लेगा, 25 वापस भेज देगा, या पूरे 125 क्या कर सकता है वापस भेज सकता है। इफ बायर एक्सेप्ट द होल, अगर उसने सारे रखे तो पैसे तो सारे के देने पड़ेंगे, कहीं तुम कहो अच्छा 125 वाला माल आया है, 100 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 100 का पैसे ले जा। तीसरा पॉइंट नंबर 3, वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर, ठीक है, द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मिक्स कर दिया, हमने बोला था बासमती चावल ले आ, वो बासमती प्लस बासमती ले आया। द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने नहीं बनाई थी, एक मूंगी की दाल डाल दी थी, एक माँ की दाल डाल दी थी, तो सामने वाला कह रहा है मैं रखूं या ना रखूं मेरी मर्जी है ना, तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, होल भी कर सकता है, बस इतना सा पॉइंट है। आगे आ जाओ, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, पॉइंट नंबर एक्स, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर तो आपने कुछ और एग्रीड किया हुआ है, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। आपने बोला भाई साहब 100 यूनिट भिजवा दो, वो कह रहा है 50 अभी 25 आगे 25 आगे, भाई मत लो आप। द राइट एंड लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट डिटरमाइंड बाय द पार्टीज बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्होंने सिंपली ऊपर लिखा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर कुछ भी तुम्हारे में एग्री नहीं हुआ, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, मेन लाइन ये है, समझ गए। 100 यूनिट भेजे, हमने बोला इकट्ठे भिजवा दे यार, मैं बार बार थोड़ी किराया भरता रहूंगा, ये नॉर्मली चीजें पता है कहां पे होती हैं, जब आप घर बनवा रहे होते हो ना, रेता बजरी सीमेंट आनी होती है, वो छोटे में भेज देंगे, छोटे उसमें भेज देंगे, आपको तो किराया बार बार भरना पड़ता है, तो आप सारा ही रिजेक्ट कर सकते हो। देयर वाज अ सेल ऑफ 100 टन ऑफ पेपर टू बी शिप्ड इन नवंबर, सेलर ने 80 टन भेजा नवंबर में, 20 टन भेजा दिसंबर में, बायर एंटाइटल टू रिजेक्ट द होल 100 टन, मेरे को तो इकट्ठा चाहिए था माल, मैंने तो आगे ऑर्डर ले रखे थे, या मैं दो दो बार डिलीवरी के चार्जेस क्यों भरूं, बोलो जी बात समझ में आ गई। अगला डिलीवरी टू कैरियर, अगर आपने कैरियर वाले को सामान भेजा तो हम ये मानेंगे आपने बायर को सामान भेजा, ये तो बड़ी आम बात है। तो क्या आप ये सोचोगे कि आपने टेम्पो वाले को सामान बेचा है, किसको सामान बेचा है, तो डिलीवरी किसको मानी जाएगी, बायर को डिलीवरी मानी जाएगी। उसके बाद
डेट्रियोरेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिट, मैंने ना इसका मीनिंग लिखा होगा यार हिंदी में ना, हाँ, डिटेरियोरेशन का मतलब होता है स्लोली डेप्रिसिएशन, स्लो डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लिया, मजा आ गया ना ये वाली एग्जाम्पल देख के, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या था, पी सोल्ड टू क्यू अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आयरन रोड्स विच वर टू बी सेंट बाय प्रॉपर वेसल। वेसल पता है क्या होता है, वेसल क्या होता है, कंटेनर। किसी और को, वेसल का मतलब होता है बेटा शिप, जहाज, समुद्री जहाज, नोट कंटेनर। अच्छा, पी सोल्ड क्या बेचा है, कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, आयरन रोड्स। पता है क्या होता है, क्या होता है, हाँ, आयरन रोड्स मतलब सरिया, हमने सरिया भेजा, कह रहे वेसल पे पहुंचा देना। इट वॉज रस्टेड बिफोर रीच द बायर। रस्टेड का मतलब जंग लगना, रस्टेड का मतलब क्या होता है, लिखो जी, जंग लगना। लोहे को जंग लग जाती है ना, तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। द रस्ट ऑफ द रोड वॉज सो मिनिमल, मतलब इतना कम था कि यू कैन इग्नोर, एंड वॉज नॉट अफेक्टिंग द मर्चेंटेबल क्वालिटी, तो ऐसी कोई क्वालिटी को डाउन नहीं कर रहा कि आगे नहीं बिकेगा, ठीक है। डेट्रिएशन वॉज नोट द नेसेसरली इंसिडेंटल टू ट्रांसमिशन, मतलब जो वो छोटा मोटा खराब हुआ ना, वो इतना खराब नहीं था कि पूरी की पूरी डिलीवरी को या ट्रांजिट को इंपैक्ट डाल देता, इफेक्ट कर देता। इट वॉज हेल्ड दैट क्यू वॉज बाउंड टू एक्सेप्ट, बाउंड टू एक्सेप्ट का मतलब तेरे को लेना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत मिनिमम सा खराब हुआ है। उसके बाद बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, होगा ही होगा। अगर मौके पे बायर ने सामान नहीं देखा, हमने फोन किया कि भाई साहब एक काम कर, एक एसी मेरे घर भिजवा दे, टाइम नहीं है, एसी घर पे आ गया खराब, थोड़ी भिजवा दोगे। सेलर, बायर कहेगा मैंने पहले नहीं देखा, मैं पैसे दूंगा यार, एक बार तो चेक करूं। तो वो चेक करने के अधिकार किसके पास है, बायर के पास है। रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, अगला। ऊपर क्या रूल्स पढ़ रहे थे, ऊपर पढ़ के आओ, हेडिंग दोबारा पढ़ के आओ, वो जो डिब्बा सा बना हुआ था, रूल्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहाँ पे रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, एक्सेप्टेंस कौन करता है, पढ़, पढ़ के देखते हैं। एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर, एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, बायर ने इंटीमेट कर दिया सेलर को कि मैंने सामान रख लिया। दूसरा, डज एक्ट एनीथिंग द गुड्स इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप, मतलब वही वाला कि मैं शर्ट लेने गया, मैंने शर्ट खुद पहन ली फंक्शन पे, ठीक है, तो अब ओनरशिप का जो सेलर की ओनरशिप है खत्म हो गई, तो मैंने रख लिया। या रिटेन द गुड्स, सर ये तो वही हो गया, रिटेन अप्रूवल बेसिस वाले तीनों पॉइंट तो आ गए, पढ़ के देखो ध्यान से। एक्सेप्ट रिजेक्ट आ गया, डज एक्ट एनीथिंग आ गया, या कुछ आपने ऐसा किया एक्सपायरेशन ऑफ टाइम में उसको जवाब नहीं दिया, तो इसका क्या मतलब मानोगे, बायर ने सामान रख लिया। अगला, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इसका क्या मतलब होता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक हमने कुछ और एग्री नहीं किया तो क्या मानेंगे। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर, he refuses to accept them, having the right so to do, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient he intimate। देखो जैसे आपने सामान भेजा, सामान अच्छा नहीं था, एबीसीडी जो भी रीजन है, बायर कह रहा मैं तो नहीं रख रहा, जब बायर कह रहा मैं नहीं रख रहा, तो बायर अपना टेम्पो करके डिलीवरी चार्जेस खुद लगा के सेलर को नहीं भेजेगा, लो ने ये लिखा हुआ है। बेशर्ते एक कंडीशन है कि बस तुम सेलर को फोन कर देना, भाई साहब माल अच्छा नहीं था, मैं नहीं रख रहा, अपने टेम्पो वाले को बोलो साथ साथ लेता जाए, पढ़ के देखो। बट इट इज सफिशिएंट ही इंटीमेट द सेलर कि ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। Liability of the buyer for negligent or refusing the delivery, when the seller is ready and willing to deliver the goods and requests the buyer to take the delivery and the buyer does not within a reasonable time after such request to take delivery of the goods, he is liable to the seller any loss। बात समझ में आ गई, उसने बोला भाई साहब मेरे को बता दो रखना है कि नहीं रखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फलाना फलाना है, मतलब बायर अपनी ही चोड़ में है, अपनी ईगो में है, तो बायर ने कुछ भी नहीं बताया, कम से कम बता तो देना, इफ ही इंटीमेट था ना, अगर वो इंटीमेट भी नहीं करता तो लॉस बियर कौन करेगा, बायर। बायर इज लाइबल फॉर एनी लॉस, जो भी उसने नेग्लिजेंट किया है। प्रोवाइडेड फर्दर नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर वेयर द, मतलब सेलर के राइट सेम रहेंगे, सामने वाला एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लेता है तो सेलर के राइट सेम रहेंगे, यानी कि वही ओनर रहेगा, वही आगे बेच सकता है या जो मर्जी कर सकता है। इसी के साथ ओके टाटा बाय बाय, 3 यूनिट्स हमारे खत्म हुए।